नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में चुनाव है तो वादों की रेल भी चलनी शुरू हो गई है। सभी सियासी दलों का टारगेट है युवा, क्योंकि बिहार की युवा आबादी रोजगार और अवसरों की तलाश में है और यही वर्ग चुनाव परिणाम बदलने की ताकत रखता है। इसी को देखकर सियासी दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी वाला बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 20 दिन में ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे ये तय होगा कि हर घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी में हो। तेजस्वी के इस वादे को एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में युवाओं की सबसे बड़ी चाहत सरकारी नौकरी ही है। अब तेजस्वी के इस दांव को फेल करने के लिए सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी बीजेपी को काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी। हालांकि सत्तारूढ़ जेडीयू का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन को एहसास है कि वो बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं और सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने पहले ही जनता को इस तरह की योजनाओं का फायदा दे दिया है। वहीं बीजेपी ने तंज कसा कि ये कैसा कानून है कि घर के एक ही सदस्य को नौकरी मिलेगी। ऐसे में एक बात तो साफ है कि एक और सरकार अपने विकास कामों का बखान और नई नई घोषणाओं की बदौलत वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष वोटर लिस्ट और युवाओं पर फोकस कर सत्ता में बदलाव की उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए जोर लगाएगा। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दलों की हलचल बढ़ गई है। सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में नौकरी का बड़ा वादा कर ऐसा पासा फेंका है जो बिहार के चुनावी संग्राम को नया मोड़ दे सकता है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार हर घर में सरकारी नौकरी देगी और जश्न बिहार मनाएगी। तेजस्वी यादव ने नया नारा भी दिया है कि हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिनों में एक नया कानून बनाया जाएगा जिससे बिहार का कोई भी घर ऐसा ना बचे जिसके पास सरकारी नौकरी ना हो। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी की योजनाओं और वादों की नकल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सच्ची, करेक्ट, ईमानदार और परफेक्ट सरकार होगी, जिसे कुछ भूजा पार्टी वाले लोग नहीं बल्कि पूरी बिहार की जनता चलाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी हैं, लेकिन वो इससे खुश नहीं हैं और अगले 5 साल मिलने पर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का टारगेट भी रखेंगे। तेजस्वी ने विश्वास जताया कि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। नकलची सरकार है, नकल कर रही है। हमने तो पहले ही माई बहन मान योजना का घोषणा किया, तो उसका ही नकल करके जो है वोटों को खरीदने की प्रयास में है ये लोग। और ये कोई दिया नहीं जा रही है, उधार दिया जा रहा है, ये वसूल लेंगे बाद में। तो जो लोग विरोधी हैं वो बोलते रहने दीजिए। चुनाव आया है तो बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे। तेजस्वी का ये सियासी दांव एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है और इसका जवाब खोजना उसके लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बुद्धि भी कारावास में कैद हो गया है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है राज्य सरकार को कानून बनाने का। इसका मतलब संवैधानिक कंडिकाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? और सवाल यह भी है, आपने कहा कि हमने एक्सपर्ट की राय लिया है। कौन है वो एक्सपर्ट? उसका नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए। यह अज्ञानता का तांडव मचा रहा है। चारा घोटाला और सबके ऊपर गरीब जनता का पैसा ठगने वाला जो गठबंधन है, निश्चित रूप से
तेजस्वी यादव जी, जो युवाओं को आप झांसा दे रहे हैं, आपके पास कोई खाका नहीं है और बिहार का युवा किसी भी हाल में आपके बेरोजगारी को दूर नहीं करने जा रहा। आज नीतीश कुमार ने जो विजन दिया है इस राज्य को, वो विकास के पटरी पर बिहार अगर 20 साल में आगे बढ़ा है तो नीतीश कुमार का विजन है। और नीतीश कुमार का दिन इतना नहीं खराब हुआ कि तेजस्वी यादव किससे सीखना पड़े। तेजस्वी यादव का वादा तो एक बानगी है। इससे पहले जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने बिहार में चुनाव से पहले ही सौगातों का पिटारा खोल दिया था। बिहार सरकार ने 21 जून से अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिन्हें युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे इस वर्ग को अपने पाले में किया जा सके। आइए देखते हैं कि सरकार की कुछ अहम घोषणाएं। बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों को 2 साल तक 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। नए रजिस्टर्ड वकीलों को 5000 रुपए का हर महीने स्टाइपेंड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाला कर्ज ब्याज से मुक्त। राज्य की सभी परीक्षाओं में केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही 100 रुपए का शुल्क, मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन करने वाली महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए पहली किश्त के तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे। 6 महीने की समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। जीविका दीदियों को मिलने वाली इस मदद में सितंबर के अंत तक 1,11,58,840 महिलाओं ने आवेदन किया और महिलाओं को पहली किश्त की राशि भी मिल गई है। महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की। श्रमिकों के लिए 802 करोड़ की आर्थिक सहायता, 16 लाख श्रमिकों को लाभ। हालांकि बिहार में आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित तबके के कल्याण की योजनाओं के वादे के साथ चुनावी समर में लड़ाई लड़ी जाएगी। इन योजनाओं में हर महिलाओं को 2500 देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 1500 करने, राज्य के लोगों को मुफ्त में बेहतर इलाज की व्यवस्था शामिल होगी। चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए शिक्षा और रोजगार पर भी पूरा फोकस रहेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम यहाँ लगभग 55 विभाग हैं। 55 विभाग में लगभग 4 लाख पद रिक्त, अलग अलग पद जो है पदों के अनुसार। यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके इन सभी पद को भरने का प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल पहले तक बिहार में बेरोजगारी दर 6% थी। बेरोजगार युवाओं में सबसे ज्यादा 18 से 29 साल की उम्र के हैं। इस कैटेगरी में बेरोजगारी दर 20.1% है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का वादा कर डबल इंजन की सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को फीका करने का दांव चला है, जिससे ये तो तय है कि बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अब बिहार की जनता तय करेगी कि वो विकास को तरजीह देगी या वादों की नाव में सवार किसी सियासी दल को सत्ता की चाबी सौंपेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, तो बिहार में वादों की बहार तो है, लेकिन दरकार रोजगार की है। और रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा पासा फेंका तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जितने भी परिवार हैं, हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, जिनके पास नहीं है नौकरी और उन्हें यदि नौकरी मिलती है और बिहार के हर परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिलती है, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी सौगात होगा, क्योंकि नौकरी की दरकार सभी को है। युवाओं की पहली जो प्राथमिकता है वो नौकरी है। तो ये उन्होंने बात और दांव बहुत अच्छा चला है। पूरा क्राइटेरिया उन्होंने क्लियर रखा है कि 20 दिन का समय हमें लगेगा और हम सारी चीज़ों पर नया कानून बनाकर इसे इम्प्लीमेंट करा देंगे। देखिए, बात बहुत अच्छी है, लेकिन किसी चुनौती से कम नहीं होगी ये आरजेडी के लिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि नीतीश कुमार और एनडीए का जो गठबंधन है वो भी लगातार कई ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जो जनहित की हैं, और उसको लेकर लोगों के बीच में क्या परसेप्शन है, वो कैसे उन चीज़ों को देख रहे हैं। हाल ही में जब 10,000 रुपये महीना देने की बात हुई सिलेक्शन के पहले, उसको भी बड़ी सौगात माना जा रहा है। तो ये बात तो है कि वादे बहुत सारे हैं, दावे बहुत सारे हैं, लेकिन असल में रोजगार की जो बात है, कौन कितना दे पाया है और कौन कितना असल में दे पाएगा, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे यज्ञपति उपाध्याय, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखेंगी सोनाली आनंद। सोनाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एलजेपीआर से हमारे साथ हैं सुबोध पासवान। सुबोध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ विमलेंदु जी, क्योंकि हमारे साथ आरजेडी अभी है नहीं, वरना मैं चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करती, क्योंकि महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली, फिलहाल कनेक्ट नहीं है, इसलिए चलिए ये जो बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने की, देखिए सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी जो योजना लाए, जो सौगात दी 10,000 रुपए महीने की, मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ आपके, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से मिल जाए, देने लगें, लोगों के हित में हम सोचें तो बहुत अच्छा होगा, जनता क्यों नहीं चुनेगी। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी एक परिवार में किसी भी एक सदस्य को, इसे किस तरह से लेते हैं? क्योंकि ये बोल तो दिया है उन्होंने और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है ये चीज़, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी मिल जाए किसी एक व्यक्ति को तो फिर कहने ही क्या। देखिए, सोचने को तो बहुत कुछ लोग सोच सकते हैं। जैसे अब मैं सोच रहा था कि एक सोने की ईंट बनाऊं और बिहार के सारे लोगों को दे दूं। भारत के लोगों को बांट देनी चाहिए एक सोने की ईंट बनाकर। एक राजनीतिक परिपक्व जो राजनीति करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास एक सोच और एक विजन होता है, उसके हिसाब से काम होता है। बिहार जो आज इतना प्रगति और तरक्की कर रहा है, वह इसका कारण है कि एक विजन के साथ हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली और लोगों ने उनको जो है वह उनकी सोच, उनके विजन, उनके कार्य करने के तरीके जो है वो उनको देखते हुए उनको वोट किया। सिर्फ टीवी पे आ जाए, अभी मैंने तो कहा एक सोने की ईंट बनाऊं, मेरी इच्छा है सारे बिहार के जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उन सबको जो है वो बांट सकूं। क्यों नहीं बांट सकता हूं? बांट सकता हूं, बन सकती है सोने की ईंट हर व्यक्ति को देने के लिए। तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं ना, ये घोषणाएं सिर्फ एक सत्ता की लोलुपता में किए जाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। इनके पास कोई आधार नहीं है। इन्हें ये भी जानकारी है कि नहीं है पता नहीं कि भारत में बिहार में कितने परिवार हैं। अगर मैं मोटा मोटी अभी भी आंकड़ा लगा लूँ तो लगभग 5 करोड़ के लगभग तो परिवार हैं बिहार में। अगर उनकी जो अभी की जो घोषणाएं हैं, 2500 रुपया देने की बात वो महिलाओं को जो करते हैं हर महीने का मतलब है कि 2500 रुपये गुना 12 कर दीजिए, लगभग 18,000 रुपये होते हैं, जो है वह 30,000 रुपये के लगभग। तो वो आप 30,000 रुपये गुना 5 करोड़ कर दीजिए, लगभग 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक योजना में, कोई भी सामाजिक कल्याण की योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता कोई गवर्नमेंट हो। मैं किसी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, भारत के किसी भी गवर्नमेंट की ये ताकत नहीं है आज की तारीख में कि सिर्फ एक ही योजना में खर्च कर सके। और जहां तक बात है रोजगार की गारंटी की, तो रोजगार की गारंटी की योजनाएं तो भारत में चल रही हैं। वो मनरेगा एक योजना है जिसके तहत रोजगार की गारंटी है। अगर आप कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा, तो 1990 से लेकर 2005 में सिर्फ इन्होंने उन 15 सालों में 5 लाख नौकरियां दी थी। और अगर हमारे आंकड़े जोड़ लें तो हम तो सिर्फ पिछले ही साल जो है वह जो पिछले 5 सालों में ही हम लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं और आगे तो और पाइपलाइन में है। और इस बार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो एक विजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ अभी हम जैसे महिलाओं को दे रहे हैं, हमने चिन्हित महिलाओं को दिए हैं लगभग 1.5 करोड़, लगभग सब मिला के अगर कहें तो ये आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं के बीच जाएगा। ये जो योजना है, इनको 2-2 लाख रुपए देना है, उसके लिए पूरी फंडिंग की व्यवस्था होगी बैंकों के साथ, अलग अलग वित्त निगमों के साथ। तो ये एक बहुत इशू है जिसको एक विजन के साथ हम काम कर रहे हैं कि बिहार को कैसे डेवलप करेंगे। आज बिहार में जो भी पैसा हम दे रहे हैं सामाजिक कल्याण में लोगों को, उससे बिहार की जीडीपी में बहुत बड़ा उछाल आ रहा है। हम 10 लाख 10.5 लाख की जीडीपी पे, जीएसडीपी पर थे, और अभी जो आंकड़ा आ रहा है, जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स ये कह रहा है कि लगभग हम लोग जो है या इस बार हम लोग 13 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी बिहार की होगी, जो भारत में हम कम से कम 13वें नंबर पे आ जाएंगे। अभी हम 15वें नंबर पे हैं। जो पैसा अभी लोगों को दिया जा रहा है, जो उसे मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, वो ये होगा। तो एक विजन के साथ माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। हमारे पास जैसे पार्ट 1 में निश्चय 1 था, फिर 7 निश्चय 2 आया, अब जो अब आएंगे तो 7 निश्चय 3 की बात होगी कि
कि आगे क्या क्या करना है। बाकी इनको जो है ना, इनको बोलने दीजिए, ये कुछ भी बांटने की बात कर दें, नो वन कैन टेकन सीरियसली। ये इनको और जनसुराज जो पार्टी आजकल आई हुई है, फेसबुकिया पार्टी है, फेसबुक पे पार्टी है, ग्राउंड लेवल पे फेसबुक पे जो लोग देखता है, बड़ी अच्छी बातें हैं। मैंने तो कहा कि आप अभी अनाउंसमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, बहुत अच्छा लगेगा उसको जो है वो कि ये आएंगे तो कर देंगे। कोई जनता, सब लोग हंस रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि 5 करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी दे दें। ये तो भारत का आंकड़ा ले लीजिए ना, पूरे भारत के परिदृश्य में सरकारी नौकरी है कितनी, उसका आंकड़ा ले लीजिए और उसके हिसाब से देख लीजिए कि बिहार में अगर 17 करोड़ की आबादी है, मैं मानता हूँ 17 करोड़ हो गया होगा अब आबादी बिहार की मोटा मोटी, तो अगर 17 करोड़ की आबादी है तो 5 करोड़ लगभग परिवार हैं। 5 करोड़ परिवार में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। ये जुमला है तो जुमले के अलावा और कुछ है नहीं। अब इनको लग गया है कि बिहार में इनका जो है वो कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। यही सब बात ये करके किसी तरह से जनता को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी युवा इनके बहकावे में नहीं आएगा। युवा लगा हुआ है, अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। जितनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उसमें सब तो फीस भी हम लोगों ने जो है वो माफ कर दिया है और ढेर सारी योजनाएं कल्याणकारी जो युवाओं के लिए चल रही हैं। किसी को जरूरत है नौकरी करने की, उसके लिए भी हम पैसे दे रहे हैं, 50,000 60,000। यूपीएससी बीपीएससी सबकी तैयारी कीजिए। और आपको लगता है कि रोजगार करना है तो रोजगार के लिए हमारे पास योजनाएं हैं, उसका लाभ लीजिए। अगर आपको लगता है हायर स्टडीज करके हम बाहर कहीं पढ़ने जाएंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लीजिए। सारी योजनाएं हैं बिहार में और सारे युवा एकदम पूरी तरह से नीतीश कुमार जी को पुनः 2025 में जो है वो सत्ता पर लाएंगे। यह निश्चित हो चुका है। ये सब बातें करने दीजिए, दीपावली का समय है, इनको कुछ मन था इधर उधर फूस-फास पटाखा फोड़ने का, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे, इसी तरह से कुछ ना कुछ रात में सोएंगे और सुबह उठ के जो है वही सपने वाली बातें, ये सपना मैंने देखा है, वही आके ये जो है वो बोल देंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है और आरजेडी के पास तो कतई नहीं। ठीक है, रुकूंगी, वापस आऊंगी। सोनाली जी मुझे सुन पा रही हैं? सोनाली जी आवाज पहुंच रही मेरी? जी आप मुझे सुन पा रही हैं? अभी आपकी आवाज आ रही है। सोनाली जी, क्या तैयारी है जनसुराज की? और जेडीयू तो अभी कह रही थी फेसबुक या पार्टी कहीं से आ गई है, ये भी कुछ कह देंगे तो कल को क्या हो जाएगा। तो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। देखिए, मकसद मेरा ये नहीं है कि कौन छोटी पार्टी है कौन बड़ी पार्टी है। चुनाव होता है, जनता जिसे चाहेगी, जिनकी बातों को वो समझ रही होगी, जो जनहित के मुद्दों को अच्छे से काम कर रहा होगा, जनता उसको चुनेगी। बहुत सीधी सी लाइन है। अब आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष करता रहे, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि जनसुराज जिस तरीके से आया, कितना आप इस इलेक्शन में निकाल कर ले जाएंगे इन चीज़ों को। और तेजस्वी यादव ने जो एक बात कही है सरकारी नौकरी देने की, इसके पहले एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से सौगात दी है 10,000 रुपए की, और भी सब बहुत सारी योजनाएं हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी घोषणाएं चाहे एनडीए सरकार अभी ले आए, उसके सबके जो परिणाम जो वो एक्सपेक्ट करे, ऐसे परिणाम उनको नहीं मिलने जा रहे कुछ भी। और ये बात साफ हो चुकी है कि एनडीए की सरकार अभी इस बार बिहार के सत्ता पे राज नहीं करने वाली है। मैं बस अभी जो भी बातें ये कह रहे थे, मैं बस एक बात, अभी एक आंकड़ा देना चाहती हूँ कि 30,000 करोड़ रुपए जो ये की जरूरत पड़ेगी अगर ये हर महिला को 10,000 रुपए बांटते हैं, जो भी ये बांटने कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अभी ये आगे तक चलेगा, तो अगर पूरा उसका हम हिसाब निकालते हैं कि ये लगभग आता है 30,000 करोड़ के लगभग। और जब हम एक ग्रामीण विकास विभाग की बात करते हैं तो उसका बजट ही 1600 करोड़ का। तो आप सोचिए, ग्रामीण विकास विभाग का एक सबसेट है जीविका, जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम इन्होंने क्या लॉन्च किया? 30,000 करोड़ का। तो ये जिस बात क्रिटिसाइज तेजस्वी यादव का कर रहे हैं, वो खुद ही इसी खेमे में खड़े हैं। तो ये पैसा आप कहां से लाएंगे और ये पैसा ले आए हैं कहां से? ये मैं भी आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सारा पैसा जो कंटिजेंसी फंड होता है वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जो पैसा राज्य अपने इमरजेंसी के लिए बचा के रखता है, वो इस पैसे का अपने चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यहाँ पे ये है कि ये हक आपको किसने दिया? अगर आपकी ये स्कीम्स पहले से भी चल रही होती तो आप उस वहां से फंड डाइवर्ट करते तो शायद इस बात की सेंस बनती। बट आप एक चुनाव से 1 महीने पहले एक स्कीम लाते हैं और सारा फंड आप कंटिजेंसी से निकाल के बिहार की जनता में मुफ्त में बांटते हैं। फ्री कैश, हार्ड कैश आप बांटते हैं। सबसे पहली बात। दूसरा चीज यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगी कि जो भी तेजस्वी यादव जी की बात हो रही है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी का दावा कर रहे हैं, मैं सेम आंकड़ा उनके सामने भी रखना चाहती हूँ कि बिहार में जो भी बजट है 3,16,000 करोड़ का, उसका 40% जाता है हमारे सैलरीज में।
अगर आप हर घर में एक सरकारी नौकरी दे भी देते हैं तो क्या बिहार बजट सिर्फ सैलरी देने के लिए जाना जाता है? और अगर आप कर्ज भी ले आते हैं, जैसे हमारी एनडीए सरकार ने ले आया है कहीं से कंटिजेंसी फंड से, जो इमरजेंसी का पैसा है, अगर कोविड जैसी कोई स्थिति फिर से आती है तो वो पैसा वहां यूज होता, ये अपने चुनाव के प्रचार के लिए उस पैसे को बांट रहे हैं यहाँ पे। तो सेम अगर रुख आप भी अपनाते हैं तो 100% पैसा आप वहीं से लाएंगे, और जो बिहार में अभी 3 लाख करोड़ लोन है बिहार का, आप उसको बढ़ा के और ज्यादा कर देंगे, जो कि जीडीपी का 40% है, उसको क्या आप 90% तक ले जाएंगे? तो ये जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, ये 20 महीने तो नहीं, बिल्कुल भी ये 20 सालों में भी ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी एक और बात फैक्ट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि बिहार में कुल ग्रेजुएट ही है 75 लाख। तो आप नौकरी किस बेसिस पे देंगे? क्राइटेरिया क्या होगा नौकरी देने का? एग्जाम्स लेंगे तो एग्जाम से पास कराने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप डिग्री के बेस पे देंगे तो डिग्री यहाँ पे आधे लोगों के पास है ही नहीं, या फिर मुफ्त में हर, जैसे गांधी मैदान में आप क्लेम करते हैं कि हम हर व्यक्ति को बुलाएंगे और नियुक्ति पत्र बांट देंगे, तो वही काम आप यहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना अंध नगरी चौपट राजा वाली स्थिति करने की, यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने आपको साफ साफ आंकड़े रखे हैं यहाँ पे, और अब इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये नीति कैसे लागू होगी। सिर्फ बिहार को कर्ज के दलदल में ढकेल के ये काम आप कर सकते हैं? आपने शिक्षा को बढ़ाने की बात नहीं की, जो आप 75 लाख ग्रेजुएट्स हैं, आपको उनका आंकड़ा आपने बढ़ाने की बात नहीं की। आप कहते हैं नौकरी दे देंगे, किस बिना पे नौकरी आप दे देंगे? आपने ये भी बात अगर कही होती कि हम इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलेंगे, आपने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। आपने सीधा ये कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार दावा करते हैं कि हमने गांधी मैदान से 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, क्या ये प्रैक्टिकली एक दिन में संभव है करना? और अगर आपने किसी भी चमत्कार के साथ ये कर भी दिया, तो जब आपसे ये बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है तो आप उसका एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए, उसकी भी लिस्टिंग कर दीजिए। MIS का जमाना है, सब कुछ डिजिटल है, आप एक जारी कर दीजिए। और ये इसकी भी जिम्मेदार अभी जो भी ये घोषणाएं हो रही हैं या लोगों को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, इसकी भी जिम्मेदार एनडीए की सरकार ही है। जिस ढंग से डिप्टी सीएम को कॉन्सेप्ट शुरू किया, पहले एक डिप्टी सीएम थे, अब 2 डिप्टी सीएम होने लगे एनडीए की सरकार में। अब आरजेडी ये भी कह रही है अपने गठबंधन को इकट्ठा रखने के लिए कि हम 3 डिप्टी सीएम रखेंगे। डिप्टी सीएम पे कोई कैपिंग नहीं है हमारे संविधान में, क्योंकि ये पद ही नहीं है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही नहीं है। तो ये वही काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार अभी लोगों को रेवड़ियां बांट रही है, और अभी जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो अपने घटक दल के नेताओं को रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। तो दोनों दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की लाइंस पे ही चलते हैं। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही मेरी? नमस्ते राखी जी, आपकी पूरी आवाज पहुंच रही है। हाँ। और सभी साथी पैनलिस्ट को भी नमस्ते, और आपके दर्शकों को तो दंडवत प्रणाम। प्रदीप जी, इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण, और क्योंकि आप लोग जो योजनाएं लाए हैं, जो आप लोग सौगात दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आता है तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं और कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में। ऐसे ही एक आई सरकारी नौकरी के बाद जो तेजस्वी जी लेकर आए हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए है, मैं इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि जब सरकारी नौकरी का जिक्र आता है ना, बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं कि परिवार के एक सदस्य को यदि आप वाकई दे देंगे, और आप कह रहे हैं कि सरकार आ गई तो 20 दिन में हम इसका कानून भी बना देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। तो इसे ऐसा देखा जा रहा है कि जो आप जितनी योजनाएं लाए या जो आपने चीज़ों को रखा, क्या उसकी एक काट करने के लिए बड़ा पासा उन्होंने जो फेंका है वो एक चुनौती जैसा है आप लोगों के लिए? राखी जी, मैं आगे आपके प्रश्न का उत्तर दूं। मुझे आपके चैनल पे आने से एक लाभ हुआ है, और वो है कि मेरा जो है भद्रता पूर्वक कटाक्ष करने की जो मेरी प्रतिभा है, मेरे मित्र बताते हैं कि काफी जो है वृद्ध और आगे बढ़ चुकी है। तो मैं आभारी हूँ आपके चैनल का कि आप बुलाते हैं, और निश्चित तौर पे हम सभी विकास ही करना चाहते हैं। तेजस्वी जी एक विकास और कर रहे थे, जब SIR का मुद्दा आया था, या यूं कहें इंडी गठबंधन भी जो है पूरा मिलके कर रहा था, इनके सारे बम फिस फिस और फिस होते चले गए, ये आ गया। अगर आप देखिए मैं कहना तो चाहता था कि देखिए दिल्ली में भी एक पार्टी आई थी, बड़ी साफ सुथरी चिकनी चुपड़ी बातें करती थी, और आप धरातल से आप भी वाकिफ हैं और हम सभी वाकिफ हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो ये हमेशा कहा जाता है कि यूपी और बिहार की राजनीति इस पूरे देश की राजनीति से अलग है। हालांकि हमारे यहाँ सारे राज्यों की राजनीतियां जो है दूसरे राज्यों की राजनीति से अलग है, लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति जो है वो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए कि सबसे भिन्न है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
आपने तेजस्वी जी को केंद्र बना करके आपने सवाल पूछा है, तो जी देखिए, क्षेत्रों पे प्रभाव रहता है। क्षेत्रवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, भाषावादी पार्टियां और जातिवादी पार्टियां, ये सारी पार्टियां जो हैं, ये कितनी भी एड़ी चोटी एक कर लें, बीते अगर 20 वर्षों के, आप छोड़िए 20-30 वर्षों में अगर आप देखें तो किन राज्यों में किन पार्टियों का वर्चस्व रहा है, और ये भी देखना बहुत ही रोचक होगा कि किस प्रकार के चुनाव में रहा है, आम चुनाव में रहा है या विधानसभा के चुनाव में रहा है। तो पिछली बार भी बहुत जोर लगा था, बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन देखिए अंततः पार्टी को दिया जाने वाला जो मत प्रतिशत है, शायद मतलब आपके चैनल पे क्या है कि बोलने का अवसर बढ़िया मिलता है, डेटा वोटा और ये स्क्रीन नहीं हटाई मतलब ले आई जाती कि आदमी देख करके कंफ्यूज हो जाए या सामने वाला जो थॉट प्रोसेस लेके बैठा है उसमें कंफ्यूजन आ जाए। तो मैं एक छोटा सा डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एनडीए जो हमारा गठबंधन है उसकी जो वोटों के प्रतिशत है वो भी आप देख लीजिए, और चुनाव के जो धरातल पे उतरे, जो जीत करके जो लोग आए उसको देख लीजिए। और चूंकि आपने तेजस्वी जी को मुख्य बना करके रखा है, तो ये बाकी सारे बमों की तरह से ये भी फिस होने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। हाँ, ये देखना है कि चुनाव के पूर्व जो गठबंधन या जो टिकट लेने की जो बातें होती है या जो हवा बहाने की जो बातें होती हैं, उसपे इसका कितना असर पड़ेगा। बाकी अगर कहा जाए कि दूरगामी चुनाव में के परिणामों पे कोई असर पड़ेगा, तो मुझे नहीं दिखाई देता मेरे छोटे से अनुभव में कि इनका कुछ असर या डिफरेंस पड़ने वाला है। अगर आप बिहार को क्षेत्रों के आधार पे बांटें तो आप देखेंगे कि देखिए, मैंने कहा यूपी और बिहार की राजनीति, और स्पेसिफिकली बिहार की राजनीति पे आ जाते हैं। तो बिहार की राजनीति में हमको क्या है कि शौक होता है कि हर आदमी अपने 24 घंटे में कुछ ना कुछ करता रहता है। बिहार का आदमी चाय की दुकान पे जब तक राजनीति में बात कर ले तब तक उसका मन नहीं भरता, उसका पेट नहीं भरता। अब अगर उसी चीज को थोड़ा सा भी 5% भी ध्यान में रख करके कर लें तो इस पे क्या चर्चाएं निकल रही होंगी। मैं वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जो आमजन, जो ग्राउंड पे जो लोग बात करते हैं कि तेजस्वी जी कैसे इसको मेटलाइज कैसे करेंगे या क्या पॉसिबिलिटी है। आपका भी 90 से लेकर 2005 तक शासन काल रहा, उसके बाद आपने क्या क्या आपने परफॉर्मेंस दिया वो बिहार की जनता जानती है। प्रोग्राम की भद्रता को बनाए रखने के लिए मैं अपनी सीमा को नहीं लाऊंगा। बाकी जो मेरा आपके प्रश्न का जो वो उत्तर है कि सारे फिस हो गए। एक तो ये इनके पास कोई बम नहीं है, ऊपर से ये बीड़ी बम 5 पैसे में 3 मिलने वाला फोड़े भी तो वो भी एकदम से सारे सिमे हुए हैं, जिसमें पानी का असर हो गया है, कोई फटने उठने वाला है नहीं, उसमें छुड़छुड़ी हो जाए वही बहुत। ठीक है प्रदीप जी। यज्ञपति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अभी कांग्रेस हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सुबोध जी, मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए राखी जी क्षमा चाहूंगा अगर हाँ। 5 सेकंड दे दें। देखिए कितना इजी है, मैं पुअर नेटवर्क में हूँ, बहुत ही पुअर नेटवर्क है, मोबाइल के नेटवर्क पे चल रहा है, मैं आपसे कनेक्ट हो गया और निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है आई होगी तो पूरी तैयारी के साथ आई होगी। वो अभी तक आपसे नहीं कनेक्ट हो पाई तो वो जनता से कहां से कनेक्ट हो पाए। अब प्रदीप जी इसको इससे ना जोड़े ना, हो सकता है कहीं बिजी हैं या प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई नेटवर्क इश्यू तो है नहीं। नहीं, यहाँ से बैठे बैठे स्वदेश न्यूज पे बैठे बैठे बंदूक मत चलाइए, इधर से उधर मत फायर करिए सर, मुद्दों पे फायर करिए। राज कार्यकर्ताओं की राजनीतिक पार्टियों की प्रदीप जी लंबा समय हो गया सर मुझे और आपको एक चर्चा में बैठते बैठते, और अमूमन यहाँ जितने गेस्ट हैं वो सब मेरी चर्चा में हमारे इस 8 के एजेंडा में अक्सर बैठे हैं, तो सबको पता है। तो यहाँ से मुद्दों पे फायर करिए, इस पे फायर मत करिए कि आप कनेक्ट हो गए वो कनेक्ट नहीं हुए। विपक्षी गैर मुद्दों पे फायर करें तो ठीक, अगर हम सत्ता पक्ष में हैं, हम अगर उनकी एक पूंछ पकड़ लिए तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो बिहार की राजनीति है, आप अगर इसी चर्चा को बाहर कराती, जनता इसका सबसे ज्यादा समर्थन करती। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं। आने दीजिए यज्ञपति जी को, मैं करूंगी इस पे बात, ठीक है? सुबोध जी, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं मान लूंगा अगर वो यहाँ आ गए तो एक सीट कांग्रेस को, ठीक है, भले तेजस्वी जी और राहुल जी पूरा आगे छोटी एक लगा ले, एक सीट तो उनको पक्का मिले। सुबोध जी प्लीज अनम्यूट करिए सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? लीजिए, आपको प्रणाम। चलिए बोले तो, वरना मैं प्रदीप जी को बोलने वाली थी। देखिए अभी जहां बातचीत चल रही थी, जहां सहयोगियों से, उनकी भी आवाज गायब है। ठीक है, ये मैं बोल सकती थी यहां से। सुबोध जी, कैसे इस सरकारी नौकरी वाले जो एक बात आई है,
अब आप लोग कह सकते हैं उसको कौन सा बम है, वो अच्छा बम है, पुराना बम है, फुस्सी बम है, जो भी कहना है। मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ यदि कोई मुद्दा है और यदि उस पर कोई बात की जा रही है तो कितना इम्प्लीमेंट होगा, कितना सफल होगा। देखिए, पहले तो ये होता है कि सरकार जो आ रहा है इलेक्शन में वो वादे क्या करता है, फिर वो कितनी गारंटी देता है। और रोजगार देखिए सबकी ज़रूरत है, और यदि इसको लेके कोई चीज़ कही गई है तो कितना सफल होता देखते हैं। आपको जान रही है कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। हमारे एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास ही विकास हुआ है। चाहे वो रोड हो, बिजली फ्री हो, या तो फिर महिलाओं को सम्मान हो, या अभी देखिए पहले से चल रही है हमारे बेटियों को, बच्चियों को ग्रेजुएशन जो पास करती है उसको 50,000 रुपया, इंटर जो पास कर रही है उसको 25,000 रुपया, जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन की है 15,000 रुपया, सेकेंड डिवीजन की है पास की है 10,000 रुपया। ये योजना पहले से चल रही है। और आज कह रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी की हम इतना नौकरी देंगे। 2005 के पहले कितना नौकरी दे दिए थे, और आज देखिए कि हर जगह में विकास ही विकास हुआ है। कौन सा छूटा हुआ है, कौन सा काम छूटा हुआ है जो कि नहीं हुआ है। वो सिर्फ बहकावे में सबको लाते हैं, सरकार बनने के बाद वो तो कुछ कर नहीं पाते हैं। और आज के डेट में वो प्रलोभन देते हैं कि हम ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, लेकिन किया क्या पता, वही तो चला रहे थे शासन इतना दिन से। तो 2005 के पहले तो वही थे, उनके माता पिता ही दोनों सरकार में थे, मुख्यमंत्री जी थे। और हमारे सरकार जो एनडीए सरकार है वो बिजली फ्री कर दिए हैं, बीपीएससी शिक्षक का न्याय क्षेत्र में भी नौकरियां दिया जा रहा है, सड़क, पानी, बिजली हर चीज का मुहैया करा है। आपका केंद्रीय विद्यालय भी नया खुल रहे हैं, आपका शिक्षा जगह ठीक है। आधुनिक। सुबोध जी अच्छा लग रहा है। आपका अधिकार है, अभी एनडीए सरकार की सराहना करना आपका अधिकार है, लेकिन ये जो सीट शेयरिंग को लेके जो चल रहा था ना सर, वो भी आ जाता है। चलिए, सुनने में तो आया है कि फिलहाल हो गई है सहमति, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अड़े आप भी थे अपने सारी विकास को लेके और सीट शेयरिंग को लेके। मेरे नेता बिहारी फर्स्ट के लिए सोच रहे हैं, बिहार को ऊपर उठाने के लिए, विकास करने के लिए संभव प्रयास कर। सीट शेयरिंग की बात है, वो हमारे मीटिंग की पटना में सारा नेता मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिए हैं। जो आदेश आएंगे सर्वसम्मति से हम लोग पूरी संगठन उनके साथ खड़े और निभाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ अरविंद जी, इस बिहार इलेक्शन को अभी तक में वर्तमान स्थिति जहां आकर रुकी है, लगातार जो बिहार में ना बहार है, बहार कैसी है? देखिए, योजनाओं की बात हो रही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजें लाई जा रही हैं जो सीधे एकदम हिट करती हैं। चाहे आप रोजगार से देखिए, 10,000 रुपए आपने दिए, और जिस तरीके से आगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही, तो वो छोटी सी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी। परिवार में एक किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी पक्की है, ये भी अट्रैक्ट करती है। तो क्या माना जाए कि ये जो बातें हैं ये असल में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी राजनीतिक दलों को, या फिर जनता समझती है कि लुभावनी वादे हैं, पिछले विकास कार्यों को, बाकी चीजों को देखकर ये इलेक्शन आगे बढ़ेगा? कैसे आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन को, अभी तक की जो चीजें इतने दिनों में हुई हैं? देखिए, बिहार इलेक्शन जो है इसमें देश भर की नजरें हैं इस पे, और काफी हद तक जो देश की राजनीति भी इस पे डिपेंड करेगी। खास करके बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा है तो लगभग इसी पे डिपेंड होने गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी घटनाक्रम क्या। देखिए, मैं आपकी डिबेट में जब भी मैं शामिल होता हूं, या कई बार ये बात जरूर हुई है कि फिलहाल जो बीजेपी है और जो प्रधानमंत्री है, ये बहुत भाग्यशाली है कि इनके जो सामने जो विपक्ष है ना, वो इतना अच्छा विपक्ष है कि ऐसा विपक्ष अगर लगातार मिलते रहे तो शायद सत्ता कभी भी नहीं जाएगी। देखिए, बिहार में इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार की सरकार है, वहां कितनी बार शराब कांड हो चुके हैं, कितने पुल वहां पे गिर रहे हैं, क्या नौकरियों की हालत है, शिक्षा की क्या हालत, सब जानते हैं। लेकिन अब तक चुनाव का मूवमेंट कहां जाके खड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की मां, उस पर जाके बीजेपी ने पूरा खेल दिया। अब जो अभी थोड़ा बहुत फिर बात बनने वाली थी कि तेज प्रताप यादव का बयान आ गया कि जो विदेश में जो है परिवार है, अब उस पर परिवार में अगर कांग्रेस जवाब देती है तो तब फंसी,
क्योंकि जवाब देती है तो है तो लालू यादव के लड़के, वहां के इंडिया गठबंधन टूटेगा। और नहीं देते हैं तो ये तेज प्रताप यादव ने आज ये कह करके, जो हमेशा चर्चा चलती रही है, सोशल मीडिया उठा करके देखे, पूरा घूम फिर करके चर्चा वहां गई है। तो देखिए, मुद्दों पे विपक्ष जो है मुद्दों को नहीं ढूंढ पा रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। और देखो, ये नेता लोग नाराज होते हैं, और इन नेताओं की ये सबसे खामी है कि विपक्ष में होते हुए भी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं, मुद्दों की जमीन से जुड़ा मुद्दा कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं, और जब तक जमीन से जुड़ा मुद्दा नहीं उठाएगी, बीजेपी को राजनीतिक रूप से टक्कर देना संभव नहीं है। देखिए, बीजेपी की आप किसी आलोचना करो, लेकिन बीजेपी एक सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। उस सिद्धांत को आप अच्छा मानो, बुरा मानो, देश को तोड़ने वाला मानो, कुछ मानो, विपक्ष का सिद्धांत क्या है, विपक्ष की नीति क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, किस चीज पे करेंगे? हमें तेजस्वी यादव को सीएम बनाना, ये आइडियोलॉजी है उनकी। घूम फिर कर आइडियोलॉजी क्या है कि नीतीश को हटाना, मैं तेजस्वी को सरकार सौंपनी है। भाई, तेजस्वी को सरकार क्यों सौंपनी है तो बताओ पहले, किस लिए सौंपोगे आप सरकार? कि वो कहेंगे फ्री बीज देंगे, फ्री बीज अभी दे दिए कि जो जाओगे तब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नचेगी। भाई, जब विपक्ष में आएंगे तब करेंगे, तो उन्होंने अकाउंट में दे दिए, इनके मोबाइल पे नंबर फ्लैश हो गए औरतों के कि भाई क्रेडिट हो गए, तो फायदा किसका है? तो जब तक जमीन से जुड़े मुद्दे विपक्ष नहीं ढूंढेगा, हवाई मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। कि भाई मोदी की माँ को ये कह देंगे हम, उनसे ये कह देंगे हम, मोदी तो ऐसा है, मोदी तो वैसा है। मोदी को जनता से और जनता को मोदी से जब तक तुम बीच में कोई रास्ता नहीं बनाओगे, तब तक नहीं होगा। हमेशा रणनीतिक रूप से बीजेपी का जो विपक्ष है, हमेशा रणनीतिक रूप से गलती यही करता है, यही बिहार में भी की है। देखिए, जो वोट चोरी वाला मुद्दा इन्होंने बनाया, कितना समय इन्होंने लगाया उस पर, कितना इन्होंने कहा कि वोट चोर हो रहा है, वोट चोर हो रहा है। जनता उस मुद्दे को मानने के लिए तैयार है क्या? अगर मानने के लिए तैयार है, सर आप चुनाव उसी पर लड़ ले फिर आप। तो मतलब अगर मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर रणनीतिक रूप से कितनी बड़ी विफलता है विपक्ष की है कि उन्होंने इतना समय, इतना रिसोर्सेज अपने, इतने संसाधन पे एक ऐसे मुद्दे पे खर्च कर दिए क्योंकि बीजेपी ने हवा निकलवा दी। तो आप जनता से जुड़े मुद्दे जब तक नहीं उठाओगे, जनता आपके पास क्यों आएगी? आप वादे कर रहे हैं फ्री में चीजें दे देंगे, भैया आप लोग वादे जब सत्ता में आओगे तब दोगे, एक अभी बैठे बैठे दे रहे हैं, तो भरोसा किसकी बातों में ज्यादा रहा? और ये फ्री बीज वाली तो बात जब तक सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के बैठना होगा, नहीं तो ये देश में जो घाटा है बढ़ता चला जाएगा, फ्री बीज जो झंझट है। तो लेकिन अब फिलहाल जो बिहार राजनीति की बात हो रही है, इसी पे बात करेंगे। आइडियलिज्म का कोई फायदा है नहीं। बिहार में स्टार्टिंग में इंडिया गठबंधन मूवमेंट बनाया था, जब इन्होंने यात्रा वात्रा शुरू की थी, लेकिन उसके बाद ना तो इनमें आपस में समन्वय है, ना इनके जो है कोई इनकी रणनीति है। इनकी रणनीति सिर्फ यही है कि हमें तेजस्वी को सीएम बनाना है। भाई, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अगर आप यादव को छोड़ दे, तो बाकी के लड़के को क्या करेंगे उसमें के अंदर? क्या भुट्टे बुनेंगे? आप जनता से जुड़े मुद्दे जब तक नहीं लाओगे, बीजेपी को राजनीतिक रूप से जो है कभी भी चुनौती नहीं दे पाओगे। और ये पिछले 14 साल से 10 साल से लगातार हो रहा है। छोटी सी पार्टी बनकर के कहां होगी, बड़ी पार्टी छोटी बन गई है पार्टियां। और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए बीजेपी जो है विपक्ष को, नए विपक्ष को गमले में उगाने में एक्सपर्ट है। जो ग्रीन हाउस होता है, जो सब्जी उगाई जाती है, ये अपना विरोधी भी गमले में उगाने में एक्सपर्ट है लोग ये। और ये इनकी रणनीतिक रूप से इनकी चतुराई है, ये कोई बुराई नहीं है, ये चतुराई है। विपक्ष को सीखना चाहिए इनसे ये कि भाई अपने सिद्धांतों को, चाहे आप उनको बुरा मानो अच्छा मानो, देश को तोड़ने वाले उस अपनी आइडियोलॉजी को देश के हर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए हर तरीका ये अपना रहे हैं। विपक्ष इन्होंने पहले दिल्ली में गमले में उगाया, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब ये रणनीति जो है दूसरे राज्यों में भी रेप्लिका की जा रही है इसकी। मैं आपको आज राखी जी, आप जैसे दिल्ली केजरीवाल चुनाव से पहले दिल्ली की रणनीति में मैंने आपसे बात की थी, राखी जी आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए। जन स्वराज पार्टी इस तेजस्वी यादव के सीएम बनने के राह में इतना बड़ा रोला बढ़ने जा रही है कि इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको यहां बैठे हुए आपको ये बातें बता रहा हूं। और क्योंकि एक्चुअली जन स्वराज बातें क्या कर रही है, देखिए जन स्वराज वो बातें कर रही है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, विपक्ष बातें कर रहा है जो उनके नेताओं से जुड़ी हुई बातें हैं। फर्क है इसमें। और देखिए, जो भारत की राजनीति के जो सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट हुए हैं वो हुए कांशीराम। कांशीराम का साफ तौर में मानना होता था कि जो पार्टी बनती है, पहला चुनाव जो लड़ती है वो हारने के लिए, दूसरा चुनाव जो है हरवाने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। अब जन स्वराज किसी स्टेज पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो बिहार के जो लोग हैं वो समझ गए कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब उसके बाद देखिए, जन स्वराज पे आप जितना हमला जन स्वराज पे आप करेंगे, उतना लोगों की नजरों में आप विलेन बनेंगे, उतने बीजेपी के जो एंटी इनकम्बेंसी वाले उसको उतना कम करते चले जाएंगे, उनके भी डिवीजन मिलेगा। तो जन स्वराज से विपक्ष को सीखना चाहिए। जन स्वराज ने जो रिसर्च की है, जन स्वराज ने अब तक जितना बड़ा जो तथ्यात्मक रूप से हमला बीजेपी के ऊपर किया है, वो विपक्ष कर पाया है? हवाई बातें देखे उठ करके सुबह 11:30 बजे उठ करके एसी रूम से उठ करके बोल देना अलग बात होती है, जब तक ये 4 रणनीति बना चुके होते हैं लोग ये। तो जन स्वराज को उसमें जो है बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में, जो आने वाले चुनाव में, उसमें जो पार्टी नकारेगी, खासकर और बीजेपी तो नकार ही नहीं रही है, विपक्ष अगर जन स्वराज को नकारेगा, जन स्वराज को निगलेक्ट करेगा, राजनीतिक रूप से बड़ा खामियाजा भुगतेगा। क्योंकि जन स्वराज बातें वो कर रहा है जो विपक्ष को, जो स्थापित विपक्ष है उसको करना चाहिए। अब आप ये बात मान करके चलनेगा, तेजस्वी यादव की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा बनने जा रहा है सीएम की जो कुर्सी के बीच में, वो जन स्वराज पार्टी है।
और जो बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी अपनी रणनीति में अपनी नाकामयाबी से ध्यान हटाने में कामयाब हो गई है, क्योंकि विपक्ष का पूरा पूरा साथ मिला है। पूरे चुनाव से पहले के 3 महीने किस चीज पे खराब हुए हैं कि मोदी की माँ को क्या कहा गया, ये नहीं कहा मोदी अपनी माँ का दोबारा पिंडदान करने। अरे भाई, उनकी माँ 10 बार करे, तुम्हें उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम अपनी माँ का कर लो, जिंदा है को जिंदा है, उनकी पूछ लो, मरी है तो उनका कर लो, उसमें सम्मान करो, सम्मान करना सीख लो। भाई मोदी अपनी माँ को तो सम्मान देना चाहते, उसमें आपत्ति किस चीज की हो गई थी? पूरा चुनाव कहाँ घूम के चला गया मोदी की माँ पे। अब चुनाव जहां कहा जा रहा था, अब जा रहा, तेजस्वी यादव ने कहते हैं कि परिवार से मिलने जाते हैं। राहुल गांधी मलेशिया के अंदर जो गए हैं अपने परिवार से अब राहुल, इसका जवाब क्या है? कांग्रेस क्या जवाब देगी इसका? तो अपने जो गठबंधन है, पहले तो उनकी जो है ना चूड़ी कसो, उनको लोगों साथ बिठाओ। जो इंडिया गठबंधन है, जो बीजेपी से मुकाबला करना चाहता है, एक रणनीति बताओ, जनता के सामने एक बेहतर विकल्प दो कि हम ये करेंगे। फ्री वाले दिन तो दोगे, तो फ्री दे दिया इन्होंने। विपक्ष सबसे कह रहा है कि हम ये फ्री देंगे, भाई इन्होंने दे दिया, तुम आओगे तब दोगे, इन्होंने भी दे दिया। अपना एक बेहतर रणनीति जब तक विपक्ष नहीं बनाएगा, जनता के सामने एक ऐसा विकल्प नहीं देगा कि भैया इनको हटा करके हमें लाओगे तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा, तुम्हें सड़कें अच्छी मिलेंगी, तुम्हें नौकरी वाली होगी, शिक्षा तुम्हारी सुधरेगी। अरे मैं कहता हूँ, जो सीएम का उम्मीदवार तुम्हारा बन रहा है, वो खुद शिक्षा व्यवस्था का वहां का क्या हाल करके रखा है उसने देखा नहीं क्या? वहां पे क्या पुरानी घटनाएं लोग भूल गए हैं क्या? नहीं भूले हैं। और जो भूल जाते हैं, विपक्ष याद दिलाने की बीच में कोशिश करता भी है, लेकिन फिर बीजेपी के ट्रैप में फंस के फिर मुद्दों से भटक जाते हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो खास करके जो दल है कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, वो जमीन से बिल्कुल हटे हुए रणनीतिकार है, हवाई रणनीतिकार है। वो सिर्फ वो यूट्यूब खोल करके, जो फेसबुक देख करके, अच्छी भली जैकेट पहन करके, देखिए आपको बताऊं, जो पार्टी विपक्ष में होकर उनके नेताओं की जैकेट में सलवटें नहीं है, अगर उनके माथे में पसीना नहीं है और उनके बाल अगर सुबह से बिखरे हुए नहीं है, तो आप बोले जनता से दूर है। जनता इस राम राज्य थोड़ा आ गया राखी जी देश में या बिहार में। अब किसी दफ्तर में चलिए, लोग परेशान मिलेंगे। अरे आप जाओ तो सही, जिले में लोगों से मिलो तो सही, लेकिन विपक्ष के नेताओं को देखिए क्या चकाचक जैकेट पहन के घूमते हैं, अपना बिल्कुल बढ़िया बाल बने हुए हैं, जेल लगे हुए हैं, और वो इसी रूम में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ थोड़ा समझ सकते हैं। और जहां तक अब के बाद सबसे बड़ा विपक्ष क्या बना रहे हैं, फ्री बीज दे देंगे हम तुम्हें इतने दे देंगे, उन्होंने दे दिए। तो रणनीतिक रूप से बीजेपी अब तक पूरे जो अपने जो नाकामयाबी है उनसे ध्यान हटाने में कामयाब रही है, और उसमें पूरा साथ दिया है विपक्ष ने। तो चुनाव जो आज की देर में जहां चुनाव खड़ा है, वो एंटी इनकम्बेंसी नाम की चर्चा कहीं है नहीं। अब जो जनता को सही रूप से, जिसको कह सकते हैं, समझाने में कामयाब हो जाएगा कि बीजेपी ये समझाएगी कि हमारे रहते स्वराज मिलेगा, और विपक्ष ये समझा रहा है कि हमारे रहते तेजस्वी यादव मिलेगा। अब जो दोनों बात जनता समझ लेगी, चुनाव उनका है। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय भी बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोल सकते हैं। हाँ बोलिए विमलेंदु जी बोलिए। राखी जी, चर्चाएं तो अच्छी चल रही हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो हमारी जो सरकार है, पिछले 20 साल में हमने कोई रेवड़ियां नहीं बांटी है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी सामाजिक कल्याण के लिए हमने दी हैं, उसको कोई रेवड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि उस सब के पीछे एक लॉजिक है और एक पूरी की पूरी कार्य योजना है। अगर हम कहते हैं कि 125 यूनिट बिजली हम निःशुल्क दे रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी कार्य योजना है कि उसमें जो है वह हम हर वैसे व्यक्ति को सोलर सिस्टम से जोड़ेंगे, सोलर उनके छत पे लगाएंगे। उसके लिए पूरी कार्य योजना बनी है और उसके लिए पूरा फंड का अलॉटमेंट हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कि 10,000 रुपये हम महिलाओं को अगर देंगे, तो उसके साथ साथ 2 लाख रुपए रोजगार के लिए भी दे रहे हैं। यह पूरी एक कार्य योजना बनाई है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हम जैसे विधवा पेंशन्स में पैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने जो है वह वकीलों को जो है वो दिया है, जैसे हम युवाओं को दे रहे हैं, जैसे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ये सारी जो योजनाएं दे रहे हैं, ये कोई रेवड़ी नहीं दे रहे हैं। इसका सबसे मूलभूत, अभी हमारे अरविंद जी कह रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था इनकी बातों से, मैं बहुत कुछ बातों से सहमत हूँ। यह कि कोई पार्टी अगर कोई आइडियोलॉजी के साथ चलती है, जैसे हमारी जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, हम समाजवाद के सिद्धांत से चलते हैं। जयप्रकाश और लोहिया जी के जो है, कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों के अनुरूप हमारी पार्टी है। उसी तरह जैसे बीजेपी है, वो उनकी जो है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके जो आइडियोलॉजिस्ट हैं, उनके जो विचारधारा है और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चल रहे हैं। तो समाजवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चल रहे हैं। एक हमारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो उन पार्टी की अगर बात करें तो आरजेडी पहले कहती थी समाजवादी पार्टी से निकली हुई पार्टी थी, लेकिन अब तो वो परिवारवाद में परिवर्तित हो गया। और कांग्रेस, जिसका उदय ही हुआ था, ये कहा कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने तो कहा ही था आजादी के बाद कांग्रेस को जो है वह डिसॉल्व कर देना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इस पार्टी को जिंदा रखा। लेकिन कोई आइडियोलॉजी तो नहीं है, ना समाजवाद की है ना राष्ट्रवाद की है। लेकिन आज हमारी जो पार्टी चल रही है, आज जो हमारा गठबंधन चल रहा है, वह समाजवाद और राष्ट्रवाद, ये दोनों के गठबंधन के साथ चल रहा है। कोई नया नाम भी दे सकते हैं कि जनराष्ट्रवाद भी के एक विचारधारा के साथ हम जनता के साथ साथ राष्ट्र को भी जो है वो आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जनता को समान अधिकार देते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके लिए जितनी सारी योजनाएं सब कर रहे हैं,
कोई हमने कहा ना कि कोई अप्रत्याशित कोई बात हमारे कोई भी नेता नहीं करते। हमारे जो घोषणा पत्र है उसमें सभी ऐसे तथ्य हैं जिसको अकाट्य हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए हम स्थापित रूप से जो है वो बिहार को आगे विकास को तो तीव्र गति से, मैं तो कह रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन 2027 में बुलेट ट्रेन जो है वो भारत में दौड़ने लगेगी। उसी तरह से बिहार की जो गति है, जो रफ्तार है विकास की, वह भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो है वह आने वाले 2025 से 2030 हम भारत के मानचित्र पे एक जो है वह विकसित जो है वह बिहार की परिकल्पना के साथ इस बार नीतीश जी आएंगे। और इस बार तो हमारा नारा है 2025 225 उतनी जो है वो सीट हम लाएंगे कि जो है वो पूरा भारत देखेगा कि बिहार कितना चमक रहा है। ठीक है, सोनाली जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैंने जो भी पहले कहा उसका किसी भी बात का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपकी बात को ही मैं अगर दोहराऊं तो आपने जो भी योजनाएं अंतिम समय में लाई और आपका विजन बहुत बड़ा था और आप लोगों के हित के लिए सोचते थे और आपके पास पैसा भी था, ये कार्य बहुत पहले होने चाहिए थे। आप देखिए जनस्वराज की, नहीं प्लीज सर मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने। आप बोल लीजिएगा, आपने कहा ना जवाब नहीं, जवाब तो है ही, जवाब तो हमने दिया है। आज अगर बिहार में पैसा आ रहा है, ऐसे कंटीजेंसी की बात हम नहीं पहुंचेंगे, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। आपने जो आंकड़ा दिया कंटीजेंसी का, मैं आपको बता दूं ये कोई कंटीजेंसी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये आप ऐसे में मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगी, ये बीच में। ठीक है, आप बोलिए ना। आपने कहा कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैंने कहा आपको। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये अगर आपके बहुत लोग कल्याणकारी योजनाएं थे तो आपके पास अगर बजट भी था तो चुनाव से 1 महीने पहले क्यों, चुनाव से 2 महीने पहले क्यों? साल के शुरू में जब बजट निर्धारित होता है उसी वक्त हमारे स्कीम्स बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, उसी वक्त आपको ये काम करना चाहिए था। दूसरी चीज, आप यहाँ पे महिलाओं को उद्यमी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप रोजगार के लिए युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। उनके लिए एक सेक्शन आपने या एक पोर्शन आपने नहीं रखा कि आप उन्हें भी उद्यमी बनाएंगे। आप उन्हें भी एक सेक्शन या फिर 10,000 के बदले 15,000 रुपए देके कुछ ही लोगों युवाओं को योजनाएं हैं, हम 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं युवाओं को रोजगार के लिए। ठीक है विमलेंदु जी बोलिए। महिलाओं को भी रोजगार के लिए दे रहे हैं मैडम, आप थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिए। जी नहीं, आपने जब उद्यम आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, वो भी चुनाव से उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, प्रधानमंत्री की योजना चली रही है, दिख रहा है और सभी बिहार की जनता को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि ये जो प्रलोभन वाली राजनीति हम कर रहे हैं ये बिहार के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। वही हम कर रहे हैं, हम कोई प्रलोभन नहीं कर रहे हैं, प्रलोभन तो आप दे रहे हैं। आप कौन सा कार्ड छाप के दे रही हैं? सरकार बिहार की जनता के हित में आपके पास कोई तरीका है कि आप कार्ड दीजिए लोगों को, या फिर आपका थिंक टैंक है वो चुनाव से 2 महीने पहले उसको सारी योजनाएं फॉर्म करनी याद आती है। चुनाव से योजनाओं का बनाकर जब हमारा बजट इस साल का 3.5 लाख करोड़ का बजट क्या रहा है सालों भर से बैठ के, मैडम पूछिए। ठीक है विमलेंदु जी, एक सेकंड रुकिए। बजट नाम का कोई वर्ड प्रदीप जी नहीं कुछ होता। कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आने दीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बजट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। आप जाके पूछिएगा प्रशांत किशोर जी से, उनसे पूछिएगा कौन सा वर्ड यूज होता है। और अभी जो ये सरकार बनती है 1 साल तक तो बजट का प्रावधान होता है मैडम, वही मैं कह रहा हूँ कि ठीक है विमलेंदु जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। प्रदीप जी को अपनी बात रखने दीजिए जल्दी से। राखी जी, आज देखिए मैं जिनको अपेक्षा कर रहा था आर के श्रीवास्तव जी है नहीं, बट एनीवेज मैं बात बताता हूँ। अरविंद खोखर जी शायद वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बड़ी पते की बातें कुछ बताई जो कि खास करके बिहार की राजनीति या नॉर्थ इंडिया की यूपी और बिहार की राजनीति में 100% सत्य है। यूपी और बिहार के जो नए वोटर होते हैं ना, वो देखिए क्या होता है कि धारा के विपरीत बह करके अपनी एक थोड़ी देर के लिए स्थान बनाना या बोले 5 मिनट्स ऑफ फेम कलेक्ट कर लेना, वो ठीक है, वो सबको चलता है, डिजिटल मीडिया पे वो चलेगा। लेकिन जहां राजनीति का फॉर्मेट दूसरा हो ना, बिहार में आप 5 मिनट के लिए धारा के विपरीत बह करके और आप सोच रहे हैं कि अपना झंडा गाड़ देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी, चूंकि बिहार से संबंधित चुनाव है, तो अरविंद जी ने एक बात और बोली कि पसीने पे माथे पे पसीना नहीं है और कुर्ते में सिलवटे नहीं है। ये भी बिहार की जनता बहुत ही ध्यान से और बड़े सूक्ष्म तरीके से देखती है। तो आप, और उन्होंने काशीराम जी का भी जिक्र किया, तो ठीक है, हमें सबको एक्सप्रेशन का अधिकार है, हम सभी अपना बोलेंगे। लेकिन चूंकि चुनाव बिहार में है, और मैं बार बार रिआइट्रेट करूंगा, अरविंद भाई साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, अगर विपक्ष इसको थोड़ा सा भी समझ लेगा तो शायद, वैसे तो हम बेवकूफ होता है कि वो अपने दुश्मनों को जो है जागरूक करे। हम सत्ता में, हम हमारी राज सेवा करना हमारा धर्म है, हम अपने प्रकार से अपनी राज सेवा कर रहे हैं। और अब विमलेंदु भाई जी ने भी एक बात बताई कि देखिए मुख्यमंत्री की योजनाएं आ रही है, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं तो चल ही रही है 20 वर्ष पहले, और अब में अंतर देखिए, परिस्थितियां बदली हैं, चीजें बदली हैं, बिहार का युवा भी बदला और बिहार के युवा की समझ भी बदली है। तो क्षणिक 5 मिनट्स ऑफ इंस्टेंट
वो जो होता है ना, कभी कभी स्टॉक मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तो थोड़ी देर के लिए ऊपर उठता है, तो वो उसको बोलते हैं रिलीफ रैली। तो 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है, फिर डाउन होना होता है। मैं वैसे कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। तो ये जो नई पार्टियां, ये जो नई टर्मिनोलॉजी यूज करके, नई वोकैबुलरी लगा करके बात करने वाले, संयमित बात करने वाले, हमारे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी थी, वो बड़ी संयमित बातें करती थी। भाई नतीजा हुआ ढाक के 3 पात। और कम से कम यूपी और बिहार की राजनीति को नहीं माना जा सकता उस प्रकार से, जिस प्रकार से आप जो है भेली को ना, गुड़ जो होता है हमारे यहाँ बहुतायत में पैदा होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, और हम लोग उसको सोनाली जी देखिए, अभी आप विमलेंदु जी को कह रही थी कि बोलने दीजिए, और आप मेरे बोलने में थोड़ा सा समय दीजिए। मैं देखिए, मैं तो आपके विपक्ष में कुछ बोला ही नहीं, मैं तो एक जनरलाइज बातें कह रहा हूँ। हाँ, तो राखी जी मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ ना भेली चलती है, गुड़ का खाड़ भी होता है, सॉलिड भी होता है, और लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म भी होता है। अगर उसको जो ना कैडबरीज एक्लेयर्स वाले रैप करके दिया जाए ना, तो शायद यूपी और बिहार के लोग कहेंगे अरे बेवकूफ बना रहा है, या हमारा देसी गुड़ मिलने वाला, हम इसको देसी भाषा में खाते हैं, और आप इसको पैकेजिंग अलग करके कह रहे हो, तो ये बिहार में तो नहीं चलने वाला। ये तो मैं बड़े डंके की चोट पे कह सकता हूँ यार, रियलिटी को आप ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। हाँ बोलिए सोनाली जी, जल्दी से। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ये डिबेट कहाँ जा रहा है, और हम मुद्दों से बात ना करके फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। जैसे यही कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। हमने बस सवाल किए, और हमारा दायित्व है सवाल करना। हमने आपकी पॉलिसीज पे सवाल किए, आपने बजट एलोकेट किया उस पे सवाल किए, और आपको उसका जवाब देना चाहिए सीधा सीधी। बस हमने और कुछ भी नहीं कहा। हाँ अरविंद जी बोलिए। देखिए, बिहार की राजनीति आपकी डिबेट से साफ हो गई है। देखिए, जो सरकार पे सब तथ्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा हमलावर कौन है? जनसुराज पार्टी, जो फैक्ट के साथ बातें कर रहे हैं। और बीजेपी और जेडीयू किसका जवाब दे रही? जनसुराज को। बाकी वाले कहाँ है वे? तो ये बिहार की राजनीति। बाकी वाले आज जुड़ नहीं पाए। आज इस पूरी चर्चा में सब पॉजिटिव थे। एक मैं और एक आप, और एक इकलौता विपक्ष मुझे जनसुराज दिखा। बाकी लोग एक्चुअली जुड़े नहीं। हाँ प्रदीप जी, अब आप कोई कमेंट मत करिएगा। देखिए, कांग्रेस जुड़ी नहीं, आरजेडी जुड़ नहीं पाई, तो यहाँ कोई बचा नहीं बात करने के लिए। प्रदीप जी, एक बात मैं राकेश जी को कह दूं। देखिए, जनसुराज ठीक है, जनसुराज आया निश्चित रूप से, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो है कि बिहार की जो राजनीति है वो अब जो है जनसुराज के आने से अब निखरेगी। ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि युवा जो है ना, वो उनकी बातों को निश्चित रूप से सुन रहा है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी, ठीक है, लेकिन ये वोट में तब्दील होगा नहीं। उनकी बातें अच्छी हैं, लोगों को लग रहा है उसमें से आने वाले समय की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय हो गया, इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। जो है विपक्षी हो गया, आपने बात करी, इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने कम से कम इतना तो स्वीकारा। हाँ बोल लीजिए प्रदीप जी, बोल लीजिए जल्दी से प्लीज। प्यार में हो, ये तो हम सभी चाहते हैं ना। देखिए राखी जी, क्या होता है ना, हम लोग जो है स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो कोई भी मैच खेलने से पहले टास होता है, तो टास जीता मैच जीता, एक अपने दिमाग में रहता है कि टास जीत की शुरुआत टास जीतने से होती है। मैंने कहा कि कांग्रेस का अगर वो आज जुड़ गए तो एक सीट में उन्हें देने के लिए तैयार था। इतना बड़ा मैंने दिल किया, और अभी तक जुड़े नहीं, कार्यक्रम समाप्त हो गया। क्या पता आपकी परिचित तो नहीं थी कि आपको पता चल गया और नहीं आ रहे हो? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं तो हर बात पर बात करूंगी। मैं कैसे मान लूं कि कोई बात हो गई? ठीक है, मेरी पीछे 7 पीढ़ी पीछे से कोई कांग्रेस से दोस्त नहीं है। ठीक है, चलिए, आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। फिलहाल समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बिहार में वादों की बहार तो है, लेकिन रोजगार की दरकार है, और इस रोजगार को लेकर लगातार, चाहे एनडीए की हम बात कर लें या हम इंडिया ब्लॉक की बात कर लें, लगातार दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से सरकारी नौकरी की बात लेकर आए हैं, ये वाकई में देखिए अच्छी भी लग रही है, सुनने में भी अच्छी है। यदि सरकार बनती है, इंप्लीमेंट हो गई, तो लोगों का फायदा भी होगा। लेकिन होगा क्या? जनता कितना विश्वास करेगी? क्या रोड मैप होगा? क्या स्ट्रेटेजी होगी? कितना, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप कितना इन सारे मुद्दों को और इन बातों को भुना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।